नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यशस्वी कवि के संदर्भ में जो ग्राम्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो अपनी सहज सरल लंबी कविताओं के माध्यम से जन जन के मन में छाए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भवानी प्रसाद मिश्र की, और आज हम पढ़ेंगे उनकी कविता घर की याद। तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 में गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1942 में जब स्वतंत्रता की पुकार उठी, सभी युवा अपनी भावनाओं को लेकर के राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए, तो आप भी स्वतंत्रता की उस लड़ाई में कूद पड़े। आपने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। 3 वर्ष आपने जेल में बिताए और भारत माँ की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1985 में आपका निधन हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, शतदल। बुनी हुई रस्सी के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सादगी, सहजता और ताजगी। लगातार आप सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की एक व्यूह रचना करते हैं कि ग्राम्य संस्कृति लोगों के समक्ष जीवंत हो उठती है। प्राय लंबी कविताएं जहां क्लिष्ट हो जाती हैं, वहीं आपकी कविताओं की रवानगी और गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता लगातार बनी रहती है। आप प्रकृति के चतुर चितेरे चित्रकार हैं। गांधीवाद के प्रति आपके साहित्य में विशेष आस्था दिखाई देती है। सही अर्थों में आपने मानवतावाद के लिए साहित्य की रचना की, और आप एक ऐसे समाज की सृजना करना चाहते थे जिसमें सभी को समान अधिकार मिलें और सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिलें। इस प्रकार राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आपका साहित्य देश की थाती है। आपकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी रही, जिसमें आपने स्वाभाविकता, प्रवाहमयता, रवानगी बनाए रखी। जन जन तक आपके लोकप्रिय होने का यही कारण है कि आपकी कविताओं में स्थानीय मुहावरों का प्रयोग बड़ी शिद्दत से हुआ है। गीत फरोश जैसी कविता के माध्यम से आप सीधे स्वीकार करते हैं कि यदि सब कुछ इस देश में बिकता है तो साहित्यकार भी अपनी रचनाओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। इस प्रकार की बेलाग टिप्पणी भवानी प्रसाद मिश्र जी जैसा सहृदय कवि ही कर सकता है। अब हम देखेंगे उनकी कविता घर की याद। सबसे पहले कविता का आदर्श वाचन। घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता।
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें, पांचवे को वे न तरसें, पांचवे को वे न तरसें। पांचवे को वे न तरसें के माध्यम से कवि उस पीड़ा को व्यक्त करते हैं जो हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान जब जेल में समय बिताया तो उन्हें जो कष्ट सहने पड़े। अब हम कविता की व्याख्या देखेंगे। घर की याद कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने उन राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए जेल में रहे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहा और उस दौरान उनके परिवार की क्या दशा रही। कविता का शीर्षक है घर की याद। कवि जब जेल में बैठे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब उन्हें जेल की सज़ा हुई है, हमने परिचय के दौरान देखा कि वे 3 वर्ष जेल में रहे, तो उस दौरान बारिश में नहाना उन्हें बहुत प्रिय था। और जब सावन आता है, बारिश आती है, तो जेल में बैठे हुए उन्हें घर याद आता है और उस घर के साथ किस किस तरह की बातें याद आती हैं वो हम इसमें देखेंगे। प्रसंग में रहेगा कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है, याद शीर्षक से। इसके कवि हैं
भवानी प्रसाद मिश्र। व्याख्या। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कहते हैं कि आज वर्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, रात भर गिरता रहा है और यह वर्षा रात से लगातार जारी है। प्राण मन घिरता रहा है। इस बारिश के कारण मेरे प्राण और मेरे मन एक विशेष याद में घिर गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है। और इस बारिश का कारण क्या है कि इस वर्षा के कारण मुझे याद आ रही है अपने घर की। घर की तमाम चीज़ें मेरी आंखों में तैर रही हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर आज मुझसे दूर है। घर मुझसे दूर इसलिए है कि मैं कारावास में बैठा हूँ और मेरे अभिभावक, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब घर में बैठे हैं। तो घर मतलब पूरे परिवार का सौंदर्य शास्त्र। घर खुशी का पूर है जो, और मेरा घर ऐसा है जिसमें तमाम तरह की खुशियाँ मौजूद हैं। मैं घर नहीं हूँ, इसका अर्थ यह है कि मैं उन सभी खुशियों से अलग कर दिया गया हूँ। आगे की पंक्तियाँ। घर की घर में 4 भाई। कभी अपने परिवार का परिचय देते हैं कि मेरे घर में 4 मेरे भाई हैं। मायके में बहन आई, और मेरी बहनें भी अपने मायके में आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, बहनें अपने पिता के घर आई हैं। हाय रे परिताप के घर। पर अब उनका घर, वो घर जो आनंद का घर होता था, वो घर जो उत्साह का घर होता था, वैसा घर नहीं है, क्योंकि उस घर का एक सदस्य जेल में है। और वह प्रिय सदस्य जेल में होने के कारण वह घर ऐसा घर है जैसे तमाम तरह के दुखों से घिरा हुआ हो। हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं। घर के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से लगाव रखते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, पर आज जब घर पर विपत्ति आई है तो उन सभी के बीच का प्रेम बढ़ गया है। 4 भाई 4 बहनें। हम 4 भाई हैं और मेरे 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें। मेरे भाई मेरी बुझाओं की तरह मेरी ताकत हैं, और मेरी बहनें मेरे प्रति विशेष स्नेह और प्रेम रखती हैं। अब कवि इसी परिचय की श्रृंखला में अपने भाई, अपनी बहनें और अब अपनी माँ का परिचय करवाते हैं। माँ कैसी हैं? माँ शब्द ही ऐसा है। माँ का जब नाम आता है तो अनायास ही याद आ जाता है कि चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। तो कवि अपनी माँ के संदर्भ में क्या कहते हैं? और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, लगातार जीवन में उन्होंने दुख सहे हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर। मैं अपनी माँ से विशेष प्रेम करता हूँ, और जब मैं उनकी गोदी में सिर रख लेता हूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। संसार की सभी चिंताएं मेरी समाप्त हो जाती हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा। माँ मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और उनकी स्नेह धारा, उनके प्रेम का आवेग ऐसा है जो का यहाँ तक भी पसारा। वो यहाँ तक भी पहुँचता है। मैं यहाँ बैठे बैठे भी उनके उस प्रेम को महसूस कर पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता। वह चिट्ठियाँ नहीं लिख सकती, पढ़ी लिखी नहीं है। जो कि उसका पत्र पाता। यदि वे पढ़ी लिखी होती तो निश्चित रूप से मुझे पत्र लिखती, लेकिन वे पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो भी उनका प्रेम मुझ तक यहाँ पहुँच रहा है। अब कविता में, परिचय की श्रृंखला में कवि अपने पिता का परिचय करवाते हैं। ये कविता ऐसी है जिसमें पिता के सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। पिताजी जिनको बुढ़ापा। मेरे पिताजी वृद्ध नहीं हैं, आयु उनकी हो गई है, परंतु उन्होंने अपने आप को बहुत व्यवस्थित किया हुआ है। एक क्षण भी नहीं व्यापा। एक क्षण के लिए भी वृद्धावस्था उनमें कहीं दिखाई नहीं देती। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं।
वे रोज़ दौड़ते हैं, वे रोज़ खिलखिलाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। मौत के आगे न हिचकें, मौत भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकती। शेर के आगे न बिचकें, शेर का डर भी उन्हें डरा नहीं सकता। बोल में बादल गरजता, जब वे बोलते हैं तो इस प्रकार गर्जना करते हैं जैसे बादल सावन में गर्जना किया करते हैं। उनकी आवाज़ में एक दबंगई है। काम में झंझा लरजता, और उनके काम करने की गति को देख कर के तूफान भी लज्जा जाए। झंझा मतलब तूफान, तूफान भी उनके सामने शर्मा जाए, ऐसा उनके काम करने की गति है। ऐसे हैं मेरे पिता। और उनके साथ आज क्या हुआ होगा? आज गीता पाठ करके, प्रातः उठते ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं इसलिए गीता का पाठ करते हैं। दंड 260 करके व्यायाम करते हैं, 260 दंड बैठक उन्होंने लगाई होंगी। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर जो व्यायाम करने के लिए होता है हमारी प्राचीन संस्कृति में, लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उसे लेकर के उन्होंने उसकी मूठ को मिलाया होगा, व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, छत पर भी व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद जब वे नीचे आए तो उन्होंने देखा नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, उधर पिता की आंखों से पानी गिर रहा है, इधर मैं जो कारावास में बैठा हूँ यहाँ मेरी आंखों से पानी गिर रहा है, और कहीं न कहीं बारिश में बादलों की आंखों से पानी गिर रहा है। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर मेरी आंखों में तैर रहा है। मुझे घर की तमाम यादें बहुत विचलित करती हैं। अपने पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ। 4 भाई 4 बहनें, हम 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई मेरी ताकत हैं, मेरी बहनें मेरे प्रति बहुत प्रेम रखती हैं। खेलते या खड़े होंगे, वे विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे, जब पिताजी नीचे आए होंगे तो उन्होंने मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को विभिन्न अवस्थाओं में देखा होगा, पर उन्हें देखते ही उन्हें सबसे पहले जो हुआ होगा उनके साथ वो मेरी याद आई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा, मेरे पिताजी वृद्ध नहीं हुए आज तक, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी उन्होंने उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रो पड़े होंगे बराबर, लेकिन उनकी आंखों में भी आज आंसू आ गए होंगे 5वें का नाम लेकर, कि 4 बेटे उनके पास हैं पर 5वां जो बेटा उनके पास नहीं है। स्वयं कवि उनका नाम लेकर वे रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, कवि बताते हैं कि वो 5वां कौन है, और कवि कहते हैं कि उनका वो 5वां बेटा मैं हूँ, मैं अभागा हूँ जो आज जेल में बैठा हूँ, उनके पास नहीं हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उनके कष्ट को, क्लेश को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, मेरे पिता कहते थे कि मेरा ये जो 5वां बेटा है यह सोने पर सुहागा है, यानी इन सब से श्रेष्ठ है। मुहावरा जो सोने पर सुहागा हम लोग कहते हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, पिताजी ने हमेशा मुझे यही कहा है कि मैं सोने पर सुहागा हूँ, और हमेशा मेरे प्रति अपने प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। आज उनके स्वर्ण बेटे, तो उनके शेष जो 4 बेटे हैं जो सोने जैसे हैं, बहुत कीमती हैं, बहुत प्रिय हैं, वे भी उन्हें आज अच्छे नहीं लगे होंगे, लगे होंगे उन्हें हेटे, कमतर लगे होंगे उन्हें, क्योंकि उनके ऊपर जो सुहागा है, बंधा बैठा हूँ अभागा, वह 5वां अभागा मैं हूँ जो यहाँ जेल में बंधा बैठा हूँ, जो उनके पास नहीं पहुँच सकता, जो उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जब पिता के आंखों से आंसू बहे होंगे, जब पिता कुछ कमज़ोर पड़े होंगे, तो मेरी माँ ने उनको संभाला होगा, संबल दिया होगा, जैसा हमेशा वे करती हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ ने फिर उनको समझाया होगा। दोनों दुखी होते हुए भी एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे। आँख में किस लिए पानी, आपको अपने बेटे के लिए रोना नहीं चाहिए, वहाँ अच्छा है भवानी,
भवानी प्रसाद मिश्र जेल में अच्छे हैं, ठीक होंगे, ऐसा माँ पिता को आश्वासन देती है। वह तुम्हारा मन समझकर, उसने हमेशा तुम्हारे सिद्धांतों का पालन किया है, और अपनापन समझकर, और परिवार की इस परंपरा को अपनी परंपरा समझकर उसे निभाने के लिए गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तुमने हमेशा एक ऐसा रास्ता बनाया है कि राष्ट्र के लिए जब भी कुर्बानी देनी पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए, और भवानी ने उसी राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने की परंपरा का पालन किया है। अतः हमें रोना नहीं चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए। पांव जो पीछे हटाता, यदि वो इस अपने लक्ष्य से पीछे हटते, कोख को मेरी लजाता, तो निश्चित रूप से मेरी कोख लज्जित होती, मुझे शर्म महसूस होती कि मैंने ऐसे नालायक बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। आपको कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप कमज़ोर होंगे तो हमारे जो और 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और वे सोचेंगे कि राष्ट्र के लिए जब कुछ करने का समय आया तो हम लोग कमज़ोर हो गए, पीछे हट गए। फिर पिता ने कहा होगा अपने आंसुओं को दबाते हुए, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। एक तरह से खुद को आश्वस्त करने के लिए कहा होगा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धैर्य को खो नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूँ, अपने आप को व्यवस्थित करता हूँ। अब कवि पुनः जेल में लौट आते हैं और वहीं कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सजीले सावन, सबको प्रसन्न करने वाले सावन, हे मेरे जीवन के पुण्यों के पवित्र कर्म सावन, तुम बरस लो, तुम लगातार बरसो, पर तुमसे एक निवेदन है कि मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन, मेरे पुरजन किसी भी तरह से कष्टों में ना रहें, वे मेरे लिए ना तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। यद्यपि मैं यहाँ मज़े में हूँ और मुझे इतना ही कष्ट है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। लेकिन यह बस बहुत बड़ा बस है, क्योंकि अब मेरे वश में नहीं है कि मैं अपने घर जा सकूं, और यहाँ मेरी वास्तविक स्थिति क्या है उसकी चर्चा कभी आगे करते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, कि मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में उन्हें मत बताना कि यहाँ हम स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, ढांढस बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्होंने कहना कि यहाँ रहते हुए भी मेरा लेखन कार्य जारी है। उन्हें कहना कि मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, और यहाँ रहकर जेल में भी मैं आपकी प्रसिद्धि को बढ़ा रहा हूँ, मैं नाम कर रहा हूँ चारों तरफ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उनसे कहना कि लोग यहाँ मुझे बहुत चाहते हैं, आपको मेरे बारे में किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। मत कहना कि मुझे देख करके वो शोक में रहें, दुख में रहें। आगे कवि कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, उन्हें कहना कि यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मैं आनंद में हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं, जेल में हमें चरखा मिला हुआ है और हम निरंतर कातने का काम करते हैं चरखे के माध्यम से। वजन 70 सेर मेरा, सेर एक इकाई है, वज़न की एक इकाई है, तो यहाँ रहने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया है, 70 सेर हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, बहुत मात्रा में भोजन मैं यहाँ करता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, यहाँ हर प्रकार के आनंद हैं, मैं प्रसन्न रहता हूँ और मुझे कोई कष्ट यहाँ नहीं है, अपने सभी दुखों को मैंने दूर कर दिया है। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ दुखी रहता हूँ, मेरा मन डूबता रहता है, मैं किसी भी प्रकार के किसी कष्ट में हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, ऐसा कुछ भी उन्हें मत बता देना जैसी मेरी वास्तविक स्थिति है। उनसे ये मत कहना, कहने देना जागता हूँ, कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं इतना बेचैन रहता हूँ। आदमी से भागता हूँ, मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता।
कह न देना मौन हूँ मैं, उन्हें ये भी मत बता देना कि मैं हमेशा चुप रहता हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं लगातार संकल्प विकल्प में फंसा रहता हूँ। मैं विचार करता रहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे आने के उद्देश्य क्या हैं, और मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता। देखना कुछ बक न देना, ये सारी बातें उन्हें मत बताना। उन्हें कोई शक न देना, उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। हे सजीले सावन, तुम्हारे आने से सर्वत्र प्रसन्नता फैल जाती है। तुम मेरे पवित्र कर्मों के फल हो, तुम लगातार बरसो। पर एक ही निवेदन है कि तुम्हारी इस वर्षा में मेरे परिवार के लोग अप्रसन्न ना हो, उन्हें मेरी याद ना आए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे हर प्रकार से सजे हुए सावन, हे मेरे तमाम तरह के पवित्र पुण्यों भरे सावन, तुम खूब बरसो और तुम्हारे बरसने से प्रकृति में खूब रौनक आए। पर कुछ ऐसा न करना जिससे मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में मुझे याद करके तरस। कविता के माध्यम से कवि घर के महत्व को बताते हैं, परिवार में परस्पर संबंधों के महत्व को बताते हैं, और साथ ही साथ बड़ी गंभीरता के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को बता देते हैं। ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्र के लिए जेल जाता है तो यह उसके अकेले का संघर्ष नहीं होता, उसके पीछे उसके माता पिता, उसके भाई बहन सभी कितना बड़ा त्याग करते हैं, किस किस प्रकार के कष्ट से उन्हें गुजरना पड़ता है, इसकी जीवंत व्याख्या भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से की है। अब हम कविता के अभ्यास कार्य को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध यह है कि कवि को वर्षा प्रिय है। जैसे ही बारिश होती है उसे अपने घर की याद आ जाती है। उसके मन में वो विचार जो घर रहते हुए अपने परिवारजनों के साथ वह समय व्यतीत करता था, वे सभी विचार जागृत हो जाते हैं। वो यादें उसके मन को, उसके प्राणों को घेर लेती हैं। अतः सावन का उनकी यादों के साथ परस्पर संबंध है। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? मायके में आई बहन के लिए कवि ने परिताप का घर इसलिए कहा है कि घर का एक प्रमुख सदस्य, उनका पांचवा भाई आज जेल में है। भाई के जेल में जाने से माता पिता दुखी हैं, बाकी भाई और बहनें दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वे घर आती हैं तो घर जो खुशियों का पोर था, हमेशा आनंद देने वाला था, आज वहाँ प्रसन्नता की जगह केवल और केवल दुख व्याप्त हैं। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है? जैसे मैंने आपसे पहले चर्चा की कि हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जिनमें पिता के व्यक्तित्व को, पिता के सौंदर्य को व्यक्त किया गया हो, और यह कविता उन महत्वपूर्ण कविताओं में से है जो पिता के महत्व को बड़ी गंभीरता के साथ व्यक्त करती है। कवि ने यहाँ पिता के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी उम्र पर काबू पाया हुआ था, वे नियमित व्यायाम करते थे, वे पूजा पाठ करते थे, आस्थावादी थे, वे बहुत मजबूत थे, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे, जिंदा दिल थे, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते थे, और इस शारीरिक और मानसिक कठोरता के साथ साथ वे बहुत भावुक थे, कवि से बहुत प्रेम रखते थे, और इसी भावुकता में उनकी आंखों से पानी आ जाता था। पर वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं,
ऐसा कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। यह कविता की संरचना के संदर्भ में है। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ बस शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है और आप जानते हैं यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। जब एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक बार बस शब्द का केवल के लिए इस्तेमाल हुआ है, पुनः फिर केवल के लिए इस्तेमाल हुआ है और एक स्थिति में विवशता के लिए, बेबसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और विभिन्न प्रकार के अर्थों में कवि ने बस शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे कविता का सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। अंतिम प्रश्न है अभ्यास कार्य में। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति वह मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियाँ श्रेष्ठ पंक्तियाँ हैं। इनके माध्यम से कवि वास्तविक स्थिति और काल्पनिक स्थिति के बीच के द्वंद्व को प्रस्तुत करता है। कवि चाहता है कि उसके परिवारजनों को कतई इस संदर्भ में पता न लगे कि वास्तव में जेल में रहते हुए उसकी स्थिति क्या है। जेल में रहते हुए कवि गहरे मानसिक द्वंद्व से गुजरता है। वह लोगों से मिलना नहीं चाहता, वह लगातार अपने आप से भागता है। जितने प्रकार के मन में संशय होते हैं उनके किसी प्रकार के निराकरण वह समझ नहीं पाता है। अपने ही सिद्धांतों पर वह बार बार विचार करता है। इस प्रकार से अंतिम जो कविता की पंक्तियां हैं वो इस पूरी कविता को एक अलग उजास से भर देती हैं। सभी लोग परिवार के एक दूसरे से प्रेम में बंधे हुए हैं पर कोई दूसरे को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता। इस प्रकार आपने इस कविता की व्याख्या और अभ्यास कार्य को किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत आनंददायक है। बहुत कम लंबी कविताएं ऐसी होती हैं जो इतने साधारण शब्दों के माध्यम से भी साध ली जाती हैं, जो इतनी सहजता के साथ राष्ट्रीयता के भाव को, परिवार के प्रेम को, काव्यात्मक आनंद को, तुकबंदी को, अलंकारिकता को साध लेती हैं। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र कवियों के कवि कहलाते हैं। आप इस कविता का वाचन करें, इसे कंठस्थ करें तथा इसका आनंद लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।